हेलो फ्रेंड्स, वेलकम ऑन माय चैनल साइकोलॉजी वर्ल्ड। और यहाँ हम बात कर रहे हैं एंटी-नेट साइकोलॉजी की। और यहाँ हमारा सेकेंड यूनिट रिसर्च मेथोडोलॉजी एंड स्टैट्स, इसके टॉपिक्स हम यहाँ पे कवर कर रहे हैं। सो पीडीएफ नोट्स अवेलेबल हैं। अगर आप इंटरेस्टेड हैं तो मुझे नीचे दिए गए व्हाट्सएप नंबर पर मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं। साथ ही साथ में 22 फरवरी से जीडीसी एंड एंटी-नेट जेआरएफ का क्रैश कोर्स स्टार्ट हो रहा है। अगर आप इंटरेस्टेड हैं तो वहाँ आप नीचे दिए गए नंबर पर मुझे कांटेक्ट करें। आपको टाइमिंग्स और फ़ी के बारे में आपको वहाँ पर पूरी इन्फो दे दी जाएगी। सो यहाँ हम टॉपिक पर आते हैं। लास्ट वीडियो में हमने बात किया था कोरिलेशन के बारे में, और इसके हमने अलग अलग मेथड्स के बारे में हमने देखा था। प्रोडक्ट मूवमेंट कोरिलेशन, रैंक डिफरेंस कोरिलेशन, पार्शियल कोरिलेशन एंड मल्टीपल कोरिलेशन। और आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे कुछ स्पेशल कोरिलेशन मेथड्स के बारे में, जिसमें कि हमें 4 टॉपिक्स पढ़ने हैं। जिसमें कि आज की वीडियो में हम बाइसीरियल कोरिलेशन के बारे में डिस्कस करेंगे। सो आज की वीडियो हम स्टार्ट करते हैं। लेट्स स्टार्ट। बाइसीरियल कोरिलेशन, जिसको कि हिंदी में हम द्विपंक्तिक सहसंबंध भी कह सकते हैं। और जैसा कि हमें ये स्टार्टिंग में ही पता चल गया है कि ये स्पेशल कोरिलेशन टाइप्स, ये मेथड्स बतलाए गए हैं। मीन्स ये थोड़े से हाई लेवल कोरिलेशन है और जिनका कि कैलकुलेशन भी थोड़ा सा हाई लेवल होगा। एंड इसको हम यहाँ पर देख लेते हैं, ये क्या है। द्विपंक्तिक सहसंबंध एक उच्च स्तर की सहसंबंध विधि है और यह प्राचलिक सांख्यिकी है। द्विपंक्तिक सहसंबंध का व्यवहार ऐसे 2 चरों के बीच में संबंध को निर्धारित करने के लिए किया जाता है, जिसमें एक चर सतत होता है और दूसरा चर द्विभाजी होता है। यहाँ पर ये चीज़ आपको बिल्कुल ध्यान में रखना है कि बाइसीरियल कोरिलेशन के द्वारा भी हम 2 वेरिएबल्स के बीच के संबंध को निर्धारित करते हैं, उसको मेज़र करते हैं। लेकिन यहाँ पर थोड़ा थोड़ा डिफरेंस सारे मेथड्स में बतलाया गया है। बाइसीरियल कोरिलेशन में ये डिफरेंस बतलाया गया है कि यहाँ पर जो 2 वेरिएबल्स होंगे उनमें से एक वेरिएबल जो होगा वो कंटिन्यूअस होगा और दूसरा जो वेरिएबल होगा वो द्विभाजी होगा। तो ये इसकी मुख्य विशेषता होती है जो इसको अलग अलग मेथड से इसको थोड़ा सा अलग बनाती है। यहाँ पर एक डेफिनेशन भी हम देखते हैं। डाउनी एंड हेथ के द्वारा एक डेफिनेशन दी गई है। We use this statistics when we have one condition variable and another which is actually continuous but which has been forced into a dichotomy। तो यहाँ पर हम देखते हैं कि डॉनी एंड हेथ भी इसी तरह से इन्हीं शब्दों में इसको डिफाइन कर रहे हैं कि यहाँ पर 2 वेरिएबल होगा जिसमें कि कंटिन्यूअस होगा और दूसरा द्विभाजी होगा। अब यहाँ पर आगे हम कुछ इसके एज्यूम्शंस को देख लेते हैं कि इसकी क्या क्या अभिधारणाएं बतलाई गई हैं, अर्थात हम बाइसीरियल कोरिलेशन का यूज़ कब करेंगे। तो यहाँ पर हम देखते हैं फर्स्ट पॉइंट बतलाया गया है, द्विपंक्तिक सहसंबंध विधि का व्यवहार ऐसे 2 चरों के बीच सहसंबंध को निकालने के लिए किया जाता है जिसमें एक चर द्विभाजी होता है और दूसरा सतत होता है, जैसा कि हम अभी स्टार्टिंग से पढ़ते आ रहे हैं। और यहाँ पर सेकेंड पॉइंट हम यहाँ देख लेते हैं, द्विभाजी चर में निरंतरता होती है, मीन्स उसमें भी एक तरह की कॉन्टिन्यूटी होती है। इसके बाद में एक और अवधारणा के बारे में कहा गया है कि जब n बड़ा होता है और बाकी शर्तें अगर पूरी हो रही होती हैं तो हम बाइसीरियल कोरिलेशन का यूज़ करेंगे। इसके बाद में यहाँ पर बतलाया गया है, नेक्स्ट पॉइंट में बतलाया गया है कि जहाँ n 25 से अधिक हो तथा अन्य शर्तें पूरी हो रही हों वहाँ इसका व्यवहार अपेक्षित होता है। कुछ वैज्ञानिकों का मानना है कि 30+ जो होता है, 30 अबव नंबर जो होता है वो बड़ा n होता है, और कुछ साइंटिस्ट का कहना है कि 25+ जो n होता है वो बिग N या फिर लार्ज N कहलाता है। तो यहाँ पर बतलाया गया है कि जब 25 से ज़्यादा नंबर्स हों तो वहाँ पर हम बाइसीरियल कोरिलेशन को यूज़ करेंगे। इसके बाद में नेक्स्ट यहाँ पर हम देखते हैं, नेक्स्ट इसका जो हम अभिधारणा या फिर कैरेक्टरिस्टिक कह सकते हैं वो है इस विधि की एक अभिधारणा यह है कि द्विभाजन में प्रसामान्य वितरण की विशेषता उपलब्ध होगी। क्योंकि हमने स्टार्टिंग में ही देखा था कि ये प्राचलिक सांख्यिकी है, पैरामेट्रिक स्टैट्स है, और पैरामेट्रिक स्टैट्स की सबसे बड़ी विशेषता यही है कि वो नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन पर बेस्ड होता है। इसलिए यहाँ पर हम देखेंगे बाइसीरियल कोरिलेशन को निकालने के लिए बिल्कुल ये ज़रूरी है कि जो हमारे पास डेटाज होंगे वो नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन पर बेस्ड हों।
इसके बाद आगे हम देखते हैं गैरेट बतलाते हैं कि इस विधि का व्यवहार तभी करना चाहिए जबकि द्विभाजन अधिक फैला हुआ नहीं हो, मतलब जो द्विभाजन भी हो वो बहुत ज़्यादा उसमें वेरिएशन नहीं हो। इसके बाद आगे देखते हैं द्विभाजन 50 के जितना निकट होता है द्विभाजन उतना ही अच्छा माना जाता है। तो यहाँ पर हमने देखा कि बाइसीरियल कोरिलेशन के कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स के बारे में बतलाया गया है। इसको हम अभिधारणाएं भी कह सकते हैं कि यहाँ पर जहाँ पर भी ये सारी अवधारणाएं पूरी होती हैं वहाँ पर हम बिल्कुल ईजिली इस कोरिलेशनल मेथड का यूज़ कर सकते हैं। इसके बाद आगे भी कुछ पॉइंट्स बतलाए गए हैं, जैसे प्राप्तांकों का वितरण रेखीय होना चाहिए। रेखीय का क्या मतलब है कि यहाँ पर लाइनर कोरिलेशन उनमें होना चाहिए, जो डेटाज होने चाहिए वो लाइनर होने चाहिए, अर्थात एक के बढ़ने से दूसरा बढ़े, एक के घटने से दूसरा घटे। इसके बाद आगे हम फॉर्मूला भी देखते हैं कि इसका जो फॉर्मूला दिया गया है वो इस प्रकार है। और यहाँ पर हमें ध्यान में रखना है कि पॉइंट बाइसीरियल कोरिलेशन को हम RBIS, स्मॉल RBIS के रूप में डिनोट करते हैं और इसका फॉर्मूला कुछ इस प्रकार से दिया गया है। RBIS इज इक्वल टू MP माइनस MQ बाय IT इंटू PQ बाय U। ये SD है, SDT। और आगे हम इसको देखते हैं कि इसको समझते हैं। RBIS का मतलब है बाइसीरियल कोरिलेशन। MP का मतलब है द्विभाजित चर के पहले समूह का माध्य, यहाँ पर मीन हो जाएगा। MQ का मतलब है द्विभाजी वेरिएबल के दूसरे ग्रुप का मीन, यहाँ पर 2 मीन निकालने होंगे। और SDT का मतलब है पूरे समूह का SD मानक विचलन। जैसा कि मैंने स्टार्टिंग में भी बतलाया था कि कुछ ये जो मेथड्स होते हैं वो आगे के कोरिलेशन निकालने में या फिर आगे के स्टैटिस्टिकल मेथड में बार बार यूज़ किए जाते हैं। यहाँ पर फिर हम यहाँ देखते हैं कि Q में क्या डिनोट किया जाएगा, पहले समूह में पूरे समूह का समानुपात। P के द्वारा क्या डिनोट किया जा रहा है, दूसरे समूह के पूरे समूह का समानुपात। क्योंकि 2 ग्रुप्स हैं इसलिए हर कुछ यहाँ पर हमें डबल डबल दिखेगा। U क्या बतलाता है, U हमें बतलाता है प्रसामान्य वक्र के उस क्रम सूचक की ऊंचाई जो P तथा Q को अलग अलग करता है। तो यहाँ पर ये फॉर्मूला आपको ध्यान में रखना है और इसके अजम्पशंस आपको ध्यान में रखने हैं, प्राचलिक है या अप्राचलिक, ये चीज़ आपको ध्यान में रखनी है क्योंकि इसके कैलकुलेशन एग्जाम में नहीं आएंगे, इसके आपके थ्योरेटिकल क्वेश्चंस ही आएंगे। इसके बाद आगे हम इसके मेरिट्स देख लेते हैं कि इसके क्या क्या मेरिट्स बतलाए गए हैं। तो इसको हम कहाँ यूज़ करेंगे या फिर इसकी क्या उपयोगिताएं हैं। तो फर्स्ट पॉइंट हम यहाँ पे देखते हैं कि एक चर सतत हो और दूसरा चर बाधित विभाजी हो, तो इन दोनों के बीच में कोरिलेशन को निकालने के लिए RBIS सबसे ज़्यादा अच्छा माना जाता है। इसके बाद में आगे हम देखते हैं एकांश विश्लेषण के लिए भी इसका उपयोग किया जाता है। नेक्स्ट इसकी मेरिट बतलाई गई है, प्रसामान्य वितरण पर आधारित होने के कारण RBIS में RPBIS की अपेक्षा परिकल्पना अधिक सत्यभाषी होती है। मीन्स यहाँ पर जो हाइपोथेसिस बनाई जाती है वो अधिकतर सही होती है। आगे देखते हैं इसके द्वारा प्राप्त निष्कर्ष अधिक विश्वसनीय होता है और यह एक प्राचलिक सांख्यिकी है इसलिए काफ़ी कठोर अभिधारणाओं पर आधारित होती है। तो यहाँ पर हम देखते हैं कि ये पैरामेट्रिक स्टैट्स है जिससे कि हमें पता चलता है कि इसके द्वारा हमारा जो भी रिजल्ट आएगा अगर हमने सही से कैलकुलेशन किया है तो हमें बिल्कुल एक्यूरेट रिजल्ट यहाँ पर मिलता है। और इसके साथ ही साथ में इससे क्या होता है, एक्यूरेसी के साथ साथ इसकी रिलायबिलिटी भी इसकी बढ़ जाती है क्योंकि इसके जो अजम्पशंस हैं वो काफ़ी रिजिड होते हैं, काफ़ी कठोर होते हैं और यहाँ पर ये एक पैरामेट्रिक स्टैट्स पर ये बेस्ड होता है। तो यहाँ पर इसके कुछ मेरिट्स बतलाए गए हैं और आगे हम इसके कुछ डीमेरिट्स के बारे में या फिर इसके कुछ लिमिटेशंस के बारे में हम डिस्कस कर लेते हैं। इसके लिमिटेशन में जो पहला पॉइंट बतलाया गया है जस्ट वही है कि जो आपका मेरिट होगा या फिर जो आपके अजम्पशंस होंगे उसका अपोजिट यहाँ पर आपका लिमिटेशन हो जाएगा। RBIS का व्यवहार ऐसी परिस्थिति में करना संभव नहीं है जहाँ कोई भी चर द्विभाजी ना हो। मीन्स एक चर यहाँ पर, एक वेरिएबल यहाँ पर द्विभाजी होना चाहिए। अगर ऐसा नहीं होता है तो वहाँ पर हम RBIS का यूज़ नहीं कर पाएंगे। नेक्स्ट हम देखते हैं जब किसी भी चर में वास्तविक द्विभाजन होता है तब इसका उपयोग अपेक्षित नहीं होता है।
मीन्स यहाँ पर ये जो द्विभाजन की बात कही गई है वो अवास्तविक होना चाहिए इसके लिए। जब वास्तविक द्विभाजन होगा तो इसका यूज़ हम नहीं कर पाएंगे। इसका क्षेत्र यहाँ सीमित हो जाता है। क्यों सीमित हो जाता है? क्योंकि जनरली जो डेटाज होते हैं, जो हमारे सैम्पल्स होते हैं, वो नॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड नहीं होते हैं। तो यहाँ पर उसकी एजम्पशंस को ये कंप्लीट नहीं कर पाता है, इसलिए इसका जो क्षेत्र होता है वो सीमित हो जाता है। नेक्स्ट हम देखते हैं एकांश विश्लेषण में RBIS की अपेक्षा RBIS कम उपयोगी होता है। मीन्स यहाँ पर इसको तुलना किया जा रहा है, कंपेयर किया जा रहा है पॉइंट बाय सीरियल से, जिसको कि हम आगे पढ़ेंगे। सो यहाँ बतलाया जा रहा है कि RPBIS पॉइंट बाय सीरियल कोरिलेशन की अपेक्षा ये कम यूज़फुल होता है। आगे हम देखते हैं अधिकांश परिस्थितियों में RBIS उतना विश्वसनीय नहीं होता जितना कि RPBIS होता है। मीन्स पॉइंट बाय सीरियल की अपेक्षा बाय सीरियल कोरिलेशन बहुत ज़्यादा रिलायबल नहीं होता है। आगे हम देखते हैं कि इसके परिकलन में समय अधिक लगता है और ये थोड़ा सा जटिल होता है और इसमें बहुत ज़्यादा मेहनत करनी होती है। परिकलन में कैलकुलेशन में टाइम इसमें ज़्यादा लगता है। क्यों टाइम ज़्यादा लगता है? क्योंकि इसमें हमें अलग अलग 2 मीन निकालना होता है, SD निकालना होता है, फिर पूरा टेबल अच्छे से अरेंज करना होता है, टेबल बनाना होता है। तो मतलब ये एक हम कह सकते हैं थोड़ा सा लॉन्ग प्रोसेस होता है, इसलिए थोड़ा सा ये डिफ़िकल्ट भी कहलाता है। और ये जो नॉन स्टैटिस्टिक्स पर्सन होते हैं उनके लिए थोड़ा सा ये डिफ़िकल्ट हो सकता है। तो यहाँ पर हमने RBIS के बारे में हमने देखा, RBIS की एजम्पशंस को हमने देखा, इसके मेरिट और डिमेरिट को भी हमने देखा। सो आई होप आपको ये अच्छे से क्लियर हो गया होगा। इसके थ्योरेटिकल पार्ट्स को आप बिल्कुल ध्यान में रखें। वैसे तो इससे क्वेश्चंस कम ही आते हैं, फिर भी आपको ध्यान में रखना है क्योंकि आपके सिलेबस में ये चीज़ें दी गई हुई हैं। सो आई होप आपको ये क्लियर हो गया होगा अच्छे से। सो आज की वीडियो हम यहीं तक रखते हैं। आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच।